नेक्स्ट टॉपिक है अ डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में एक दिन। 40th लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 एक ऑर्डिनरी डे था। आइए इस बात पर गौर करें कि हाउस में इस दिन क्या हुआ। इस दिन की कार्रवाई के आधार पर पार्लियामेंट की भूमिका और यानी कि उसका रोल और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी क्लास में इस दिन की कार्रवाई का एक्ट यानी कि अभिनय भी कर सकते हैं। तो 11 बजे वेरियस मिनिस्टर ने मेंबर्स द्वारा पूछे गए करीबन 250 क्वेश्चन के लिखित रिटर्न आंसर दिए। इन क्वेश्चन में शामिल थे कश्मीर के आतंकवादी ग्रुप से बातचीत के बारे में सरकार की क्या पॉलिसीज हैं, पुलिस और आम लोगों के द्वारा एसटी के खिलाफ यानी कि शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताइए, बड़ी कंपनियों द्वारा दवाइयाँ ज्यादा महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। 12 बजे ढेर सारे ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट चर्चा के लिए पेश किए गए। इन डॉक्यूमेंट में शामिल थे सबसे पहला इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स में रिक्रूटमेंट के रूल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की एनुअल रिपोर्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की रिपोर्ट थी, उसका लेखा जोखा था। नाउ 12:02 पर ईस्टर्न रिलीजन के मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज ने एक वक्तव्य दिया, एक स्पीच देकर बताया कि रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे की और सेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल 2004 के लिए नेशन कमीशन की घोषणा की। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा। 12:14 यानी कि 14 पर कई मेंबर्स ने कुछ इश्यूज को उठाया जिनमें शामिल थे तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में सीबीआई का बदला लेने का रवैया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत, राजस्थानी लैंग्वेज को, आंध्र प्रदेश के किसानों और एग्रीकल्चरल वर्कर्स की इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने की जरूरत है, आवश्यकता है। 2:26 पर सरकार द्वारा प्रपोज्ड किए गए 2 बिल्स पर विचार करके उन्हें पास किया गया। ये बिल्स थे द सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट बिल्स, द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेब्ट्स अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस किए गए बिल थे। 4 बजे आखिर में सरकार की फॉरेन पॉलिसी और इराक की स्थिति के संदर्भ में इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जारी करने की जरूरत पर बहुत ही लंबी चर्चा हुई, बहुत ही लंबा डिस्कशन चला। 17 पर चर्चा पूरी हुई। हाउस अगले दिन तक के लिए एडजर्न यानी कि स्थगित हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है 5.3 पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्या आपको उस सरकारी ऑर्डर यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी याद है जिससे हमने ये चैप्टर की शुरुआत की थी? हमने देखा कि जिस व्यक्ति ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन की थी उसने ये डिसीजन नहीं लिया था, वो सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने ये फैसला करने में पीएम का क्या रोल था वो देखा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का रिपोर्ट नहीं होता या सपोर्ट नहीं होता तो वो ये फैसला कभी नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में वो सिर्फ पार्लियामेंट की मर्जी को लागू कर रहे थे। इस तरह किसी भी सरकार के वेरियस लेवल पर हमें ऐसे अधिकारी
मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो जनता द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को कलेक्टिवली एग्जीक्यूटिव्स यानी कि कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की पॉलिसीज को एग्जीक्यूशन देने के कारण इन्हें एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, ताकि वो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब आमतौर पर एग्जीक्यूटिव से ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में एग्जीक्यूटिव की दो कैटेगरीज होती है। एक जनता द्वारा खास पीरियड तक के लिए इलेक्टेड लोगों और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी और जिन्हें लंबे टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है उन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्विसेज कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट कहते हैं। वो रूलिंग पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पोजीशन पर बने रहते हैं। ये अधिकारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के तरह उसके तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी हेल्प करते हैं। क्या आप ऑफिस मेमोरेंडम के मामले में पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का रोल बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से ज्यादा अधिकार क्यों होते हैं? यानी कि कोई मिनिस्टर एक कलेक्टर से ज्यादा पावरफुल क्यों होता है? मंत्री किसी सिविल सर्वेंट से ज्यादा इफेक्टिव क्यों होता है? सिविल सर्वेंट वैसे ज्यादा एजुकेटेड होता है और उसे सब्जेक्ट की ज्यादा नॉलेज और महारत हासिल होती है। फाइनेंस मिनिस्टर में काम करने वाले सलाहकार को इकोनॉमिक्स की जानकारी फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के ज्यादातर मामलों की टेक्निकल नॉलेज बहुत कम हो सकती है। डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइनिंग एटसेट्रा में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में फाइनल डिसीजन करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? इसकी वजह बहुत ही सीधी है। किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों की इच्छा सुप्रीम यानी कि सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने का अधिकार होता है। वो अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्य को तय करता है जिसमें फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का एक्सपर्ट होने की कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। सभी टेक्निकल मामलों पर मंत्री एक्सपर्ट की सलाह लेता है, लेकिन एक्सपर्ट्स अक्सर अलग अलग ओपिनियन रखते हैं या फिर वो एक से ज्यादा ओपिनियन मंत्री के सामने रखते हैं। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक उसका डिसीजन लेते हैं। दरअसल ऐसा हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जो पूरे मामलों को भली भांति समझते हैं वही सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। एक्सपर्ट नहीं करते। एक्सपर्ट रास्ता बता सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखने वाले व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड मिनिस्टर इसी व्यापक नजरिए वाले यानी कि ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू वाले व्यक्ति की भूमिका यानी कि उसका रोल निभाते हैं।